ये है वीडियो नंबर 5 और ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम जो भी सीखने समझने वाले हैं वो आपके आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी और इंटीग्रल कैलकुलस का भी बहुत जबरदस्त यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए या तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है या फिर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का काइनेमेटिक्स में कैसे यूज होता है, उस पर दो वीडियोस होंगी मेरी ओर से। ये पहला वीडियो है और इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें भी हम इसी की चर्चा करेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का काइनेमेटिक्स में कैसे यूज होता है। तो यहां पे इस वीडियो में हमें dy बाई डी यानी जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी हेल्प से अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग केसेस में वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अपने बुक्स वगैरह में, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और पहली बार लगाते समय आई होप आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई होगी, बट अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप क्लास 11th में हैं, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस अभी नहीं पढ़ रखा है, तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो उसमें एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक पहले छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना होगा, वो सीख लो आप तो मजा ही आ जाए बस। तो जो लोग हेडिंग बनाते हैं वो हेडिंग डालें रिजिड बॉडी। हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ पिंड। कुछ लड़के ऐसे नहीं होते, जितना भी कूटो उनको लेकिन वो सुधरते नहीं है। कुछ वैसा ही कंसेप्ट फिजिक्स में भी है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पिंड जिस पर हम चाहे कितना भी बड़े अमाउंट का फोर्स क्यों ना लगा दें, अगर उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, जो दूरी है, अगर वो चेंज नहीं होती, ना घटती है ना बढ़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? दृढ़ पिंड बोलेंगे। जैसे अगर ये दृढ़ पिंड है, इसमें हम चाहे कितना भी बड़ा बल लगाएं दोनों तरफ से, अगर इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, चाहे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, अगर इनके दोनों पार्टिकल्स के बीच में, इसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, ना ही ये खिंच रहा है ना ही ये कंप्रेस हो रहा है, चाहे कितना भी बड़ा बल हम क्यों ना लगाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिस पर चाहे कितना भी बड़ा बाह्य बल क्यों ना लगा दिया जाए, उसके दो बिंदुओं के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, जो दूरी है, वो परिवर्तित नहीं होती। तो रिजिड बॉडी क्लियर हो गया। जैसे ये अगर एक रिजिड रॉड है और मैं इस पे एक फोर्स लगा दूं इधर से, एक फोर्स लगा दूं इधर से, और फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, 10 लाख न्यूटन, 1 करोड़ न्यूटन, फिर भी अगर इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक रिजिड बॉडी होगा। फिर ऐसा ही अगर हम यहां से एक बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स लगा दें, यहां से भी एक बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स लगा दें, और फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट या किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी हम इसको क्या बोलेंगे? कि एक रिजिड रॉड है। तो रिजिड रॉड क्लियर हो गया आपको? रिजिड रॉड मींस चाहे कितना भी बड़ा बाह्य बल क्यों ना लगा दिया जाए, उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सेपरेशन चेंज नहीं होगी तो देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होगा, उसको भी आपको समझना है। जैसे अगर ये कोई रिजिड रॉड है और ये मोशन में है, किस स्टेट में है? ये मोशन में। तो इसके इस एंड की वेलोसिटी अगर v1 है और इस वाले एंड की वेलोसिटी अगर v2 है, और वेलोसिटी भी हमने किधर ली है? अलोंग लेंथ ली, लंबाई के अनुदिश ली है। इस वाले एंड की वेलोसिटी अलोंग लेंथ कितनी है? v1, और इस वाले एंड की वेलोसिटी अलोंग लेंथ कितनी है? v2। तो अगर ये रिजिड रॉड है तो v1 मस्ट बी इक्वल टू होगा v2 के, यानी दोनों एंड्स की वेलोसिटी अलोंग लेंथ हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटीज अलोंग लेंथ डिफरेंट हुई, सपोज ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, ये वाली वेलोसिटी कम हो जाती है, तो अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी और ये वाली वेलोसिटी कम रह जाएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आगे निकल जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो पीछे रह जाएगा। इट मींस ये जो रॉड है वो इलोंगेट हो जाएगी, खिंच जाएगी, जबकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये रॉड कैसा है? रिजिड रॉड है। वैसे अगर इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है,
सपोज करिए कि दो पार्टिकल्स एक ही लाइन में मोशन में है, एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे कोई साइकिल से जा रहा है, पीछे से कोई बाइक से आ रहा है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन लगातार क्या होगी, कम होगी। बट ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि रॉड कैसा है, रिजिड रॉड। तो अगर रॉड रिजिड रॉड है तो दोनों इंड्स की वेलोसिटी अलोंग लेंथ हमेशा कैसा रहेगा, सेम, ताकि उनके बीच की जो लेंथ है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो रिजिड बॉडी में एक यही मेजर कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, ये सवालों को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, क्या कि वेलोसिटी अलोंग लेंथ हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इस पे छोटे छोटे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कोई रॉड है, इसको ऐसे सिंपली फेंक दिया जाए, तो फेंक के ये ऐसे हवा में जा रहा है और किसी पॉइंट पर हमें इसका ऐसे फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि भाई इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये है v नॉट और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v, और आपको इस v को कैलकुलेट करके बताना है। और ये वाला एंगल गिवन है हमें बीटा और ये वाला एंगल हमें गिवन है अल्फा। जैसे आपने रॉड को इस तरह से फेंका, जब ये हवा में था इस तरीके से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट है और इस पॉइंट की या इस इंड की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके बतानी है। और ये वाला एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करने में हम यही रिजिड बॉडी का कंसेप्ट यूज करेंगे। वेलोसिटी अलोंग लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर इस वाली वेलोसिटी का हम अलोंग लेंथ कंपोनेंट देखें तो क्या होगा, ये होगा v नॉट कॉस बीटा। इस वाले कंपोनेंट से हमसे मतलब नहीं है। और इसका भी वेलोसिटी अलोंग लेंथ क्या होगा इस एंड का, ये होगा v कॉस अल्फा। और अगर ये रिजिड बॉडी है तो वेलोसिटी अलोंग लेंथ क्या होगी भाई, सेम होगी। तो v cos अल्फा इज इक्वल्स टू v नॉट cos बीटा, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट cos बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। हो सकता है क्वेश्चन में अल्फा की, बीटा की और v नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए और न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए, तो भी आप इजीली कर लेंगे। जैसे अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री, v नॉट की जगह 2 मीटर पर सेकंड दे दिया जाए तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस याद ये रखना है कि वेलोसिटी अलोंग लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें देखिए हम लोगों ने dy बाई dx का भी कंसेप्ट यूज नहीं किया है, अभी आगे के क्वेश्चंस में उसको भी यूज करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, एक नई चीज सीखी आपने आज कि रिजिड बॉडी में क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी अलोंग लेंथ को हमेशा सेम करते हैं। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक वर्टिकल वॉल है, ऊर्ध्वाधर दीवार है और पूर्ण रूप से चिकनी है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी परफेक्टली स्मूथ है, ये भी चिकना है। जैसे हम लोग सीढ़ी लगाते हैं ना, वैसे ही यहां पे एक रॉड है। अब ये बताइए आप, अगर रॉड को ऐसे रखा जाएगा तो क्या कभी ये टिक पाएगा, कभी नहीं टिक पाएगा। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, एक mg लगेगा। तो जब आप फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कभी भी टिक नहीं सकता। अब इस पे कैसे फोर्सेस लग रहा है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं कि इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। अगर ये परफेक्टली स्मूथ है, ये भी परफेक्टली स्मूथ है, तो ये लगातार ऐसे स्लाइड करता जाएगा। अब इसकी पोजीशन ऐसे है, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, गिर जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस इंड की जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। कितनी इस इंड की वेलोसिटी गिवन है, v नॉट, और इस वाले इंड की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है कि भाई आप ये v कैलकुलेट करके बता दो। कब, जब ये रॉड इस हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है। पहले ये बताइए, ये अल्फा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये अल्फा वेरिएबल होगा क्योंकि जैसे जैसे ये फिसलता चला जाएगा अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इस इंड की वेलोसिटी v नॉट है और ये रॉड हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, तब हमें इस अपर इंड की डाउन द वर्टिकल वॉल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसको मैं तीन अलग अलग मेथड से आपको बताता हूं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और फिर मेथड नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में कंसेप्ट इसी का यूज करेंगे, रिजिड बॉडी का। ये रॉड रिजिड रॉड है, और अगर ये रिजिड रॉड है तो वेलोसिटी अलोंग लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अलोंग लेंथ आपको समझ आ रहा है, अलोंग लेंथ ये देखिए लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग हमें पहले इन वेलोसिटीज को
कंपोनेंट ले लेना चाहिए। ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो वी नॉट का इस डायरेक्शन में यानी अलोंग लाइन, अलोंग जो लेंथ है वो कंपोनेंट कितना आएगा, वी नॉट कॉस अल्फा। वैसे इस v का, अच्छा ये अल्फा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल आ गया हमारा 90 माइनस अल्फा। अब इस v का अलोंग लेंथ कंपोनेंट लेते हैं, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos 90 माइनस अल्फा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है उधर हमेशा cos वाला कंपोनेंट जाता है। तो ये v इस लाइन के साथ एंगल बना 90 माइनस अल्फा, उधर कंपोनेंट हुआ v cos 90 माइनस अल्फा। अब ये दोनों वेलोसिटीज आपस में कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि ये रॉड कैसा है, रिजिड। इनके इन दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती। वो तभी होगा जब दोनों की वेलोसिटी अलोंग लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो यहां से क्या लिखेंगे, v cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू v नॉट cos अल्फा। यहां से cos 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा इज इक्वल्स टू v नॉट cos अल्फा। यहां से हमें क्या निकालना था, v निकालना था, ये आएगा v नॉट cos अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा। और cos बाई sin हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये हो जाता है cot अल्फा। ये होगा हमारा आंसर। पहला मेथड क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, 2-3 लाइन में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में आपको एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आईसीआर का कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या है, खतरनाक सा नाम ले लिया आपने, आईसीआर। तो आईसीआर का मतलब है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आईसीआर का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन यही है, हमें इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मेथड नंबर 2 में वो होगा आईसीआर का कंसेप्ट। आईसीआर मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हालांकि ये प्योर रोटेशनल मोशन तो नहीं कर रहा, रोटेशनल मोशन ये है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। हालांकि इसका मोशन रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, बट हो सकता है इस वीडियो को 12th के बच्चे देख रहे हो सकता है 11th-12th पास आउट कोई बच्चा हो वो देख रहा हो। तो अब सबके लिए अलग अलग वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मैं इस वाले मेथड को भी बता देता हूं। अगर आप क्लास 11th में आपको ये मेथड नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे वहां आपको जब रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले वगैरह क्लियर होंगे तो फिर वापस से जब आप पेज कभी पलटोगे तो आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और इस वाली वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और दोनों मान लेते हैं कहां पे कट करता है, ओ पॉइंट पे। यही ओ पॉइंट हमारा आई सी आर होगा, यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये रॉड ओ पॉइंट के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है। ये एक रॉड है, जैसे यहां और यहां आपने सपोज करी कि कोई चीज कनेक्ट करी और इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर रोटेट करेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमें ऐसे मिलेगी। तो ये इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप लाइन खींचिए, लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या मानेंगे, आईसीआर, यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, हम क्या मानते हैं कि ये जो रिजिड रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है। किस तरह का मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में होता यह है कि कोई भी अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है वो अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स का जो ओमेगा है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, वो सेम होती है। तो अगर हम इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को बी माने, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू होगा ओमेगा ऑफ पॉइंट बी। यानी इस वाले पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। ये रोटेशनल मोशन का बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है। ओमेगा की जो वैल्यू है वो होगा, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी va डिवाइडेड बाई आर ए।
इज इक्वल्स टू ओमेगा बी इसी तरह से होगा वी बी डिवाइडेड बाई आर बी। अब वी ए देखा जाए, वी ए है वी जो हमें कैलकुलेट करना है, आर ए मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये होगा इसका रेडियस। अगर इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड रॉड है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो ये जो आर ए है वो क्या होगा, ये होगा इसका रेडियस। इसका रेडियस देखिए कैलकुलेट करने के लिए अगर इस रॉड की लेंथ को हम एल मान लें और ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो एल का ये कंपोनेंट आएगा एल कॉस अल्फा और वही इस आर ए के इक्वल होगा। तो आर ए की जगह हो गया एल कॉस अल्फा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एल कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा ही होगा आर ए के बराबर, और ये होगा एल साइन अल्फा, ये इसके इक्वल होगा, इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी। इज इक्वल्स टू वीबी कितना है, वीबी है वी नॉट और डिवाइडेड बाई आरबी, आरबी यानी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रेडियस का काम करेगा। तो इस आरबी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल कॉस अल्फा ये हुआ, एल साइन अल्फा ये होगा और यही लेंथ इस आरबी के इक्वल होगी। तो ये हो गया हमारा एल साइन अल्फा। देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होना भी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट कॉस अल्फा जाएगा ऊपर, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा। सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, बट इसमें जो कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया है वो बहुत ही अलग डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें हम लोगों ने आईसीआर का कंसेप्ट यूज किया है जो शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 में अब हम लोग यूज करेंगे अपने कैलकुलस वाले मेथड को। तो फिर से फिगर बनाना होगा, इसमें काफी कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रखा है, तो इसको हटा देते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन था, इस तरह से एक रॉड है और वो स्लाइड कर रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें गिवन थी वी नॉट, ये एंगल था अल्फा और इस वाले एंड की वेलोसिटी हमसे पूछी गई थी। इसमें हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव का कंसेप्ट और उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये बताइए dy बाई डी का क्या मतलब होता है। dy बाई डी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y अगर sin x के इक्वल होगा तो डी dx ऑफ sin x का फॉर्मूला बनेगा, अगर y log x इक्वल होगा तो डी dx ऑफ log x का फॉर्मूला बनेगा। y के हजारों लाखों फंक्शंस हो सकते हैं, सब में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, बट कुछ बेसिक फॉर्मूले ही बार बार यूज होते हैं। उनमें से जो यहाँ पे यूज होने वाला फॉर्मूला है वो ये है, डी dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू, इस पावर को आप नीचे उतारेंगे n और पावर को एक कम कर देंगे, n x की पावर n माइनस 1। यही एक फॉर्मूला है जो यहाँ यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कर लेते हैं, जैसे डी dx ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर दो, तो क्या करोगे, आप पावर को नीचे उतारोगे, 2 आ गया नीचे, फिर x की पावर एक कम कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और x की पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 2x। बस इतनी जानकारी काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी तो जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना तो वहां सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस लेंथ को मान लिया जाए x, इस लेंथ को मान लिया जाए y और इस रॉड की लेंथ को मान लिया जाए l। तो ये बताइए पाइथागोरस के थ्योरम से कैन वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब इसमें दोनों ओर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ एल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इसमें। डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर में डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी हमें करना होगा, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है यहां भी वही वेरिएबल होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन हो पाता है। ये बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, जो लोग पढ़े होंगे उनको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई कैंसिल, यही चीज हो रही है इसमें भी। अच्छा, ये जो एल है, अगर इस रॉड की पोजीशन चेंज भी हो जाती,
मतलब रॉड अभी ऐसे है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, बट रॉड की जो लेंथ है वो तो चेंज होगी नहीं, और वैसे भी रिजिड रॉड है। तो अगर L कांस्टेंट है तो L स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, जीरो। तो डी डी टी ऑफ एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब इसमें देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी प्लस ये होगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, जैसे जैसे इस रॉड का एंड आगे जाएगा वैसे वैसे इस x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे यहां कोई आदमी हो, यहां कोई पॉइंट हो और यहां ऑरिजिन हो, ये x किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। x इज व्हाट, x इज पोजीशन। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे x क्या होगा, बढ़ेगा। तो dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये x इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x के चेंज होने का रेट ही इस एंड की वेलोसिटी हो। तो ये जो dx बाई dt है इज नथिंग बट यही हमारा है v नॉट। तो ये चीज है हमारा v नॉट प्लस एग्जैक्टली इन द सेम वे dy बाई dx, सॉरी यहाँ dy बाई dt है, dy बाई dt है ये dy बाई dt क्या होगा, y के चेंज होने का रेट इस वाले एंड की वेलोसिटी होगी। और इस वाले एंड की वेलोसिटी में ध्यान रहे y टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो dy बाई dt बेशक v होगा, यानी y के चेंज होने का रेट इस वाले एंड की वेलोसिटी होगी, बट टाइम के रिस्पेक्ट में y डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये होगा हमारा माइनस v इज इक्वल्स टू जीरो। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए, dx बाई dt मीन्स व्हाट, dx बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x के चेंज होने का जो रेट है वही है हमारा v नॉट, और y के चेंज होने का जो रेट है वो हमारा है v। बट y टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे, x टाइम के रेट रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो इसको उधर भेज देते हैं, यहां से आएगा 2yv इज इक्वल्स टू 2x v नॉट, यहां से 2 से 2 कैंसिल, हमें v की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी v नॉट और x बाई वाई। और अब इस फिगर में आप x बाई वाई देख के बता सकते हो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट, x बाई वाई क्या होगा भाई, x बाई वाई यानी आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब क्या होता है, ये होता है कॉट अल्फा। सेम आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो ये अलग मेथड है, ये आपका कैलकुलस मेथड है, इससे पहले वाला आईसीआर का मेथड था, उससे पहले वाला रिजिड बॉडी का मेथड था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 अलग अलग मेथड्स लगा दिए। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई वायर है और फ्रिक्शनलेस वायर है, मतलब कहीं पे भी कोई घर्षण नहीं लगने वाला, और यहां एक घिरनी इस तरह से लगी हुई है, से बीच में खांचा बना होता है, उसके ऊपर से आप रस्सी ले जा सकते हो। से अगर आपने देखा हो तो कुएं के ऊपर लगा होता है, उसके ऊपर से रस्सी ले जाते हैं, बाल्टी में बांध के फिर खींचते हैं, वही एक घिरनी। हालांकि ये सब आइटम हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में मिलेंगे। इसमें एक रिंग फंसी हुई है और एक रस्सी इस तरह से बांधी जाती है, और यहां एक पिंड लटका दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये रिंग इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से मूव करे, सोच के बताइए, ये रिंग इधर मूव करेगी तो क्या होगा, ये मूव करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे रस्सी की लेंथ छोटी होगी तो इसको नीचे जाने के लिए जगह मिलेगा, तो ये जाएगा नीचे। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बता दो, जब ये जो स्ट्रिंग है वो इस वायर से कितना एंगल बनाती हो, थीटा एंगल बनाती हो। ये बताइए, थीटा वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज हो। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये एंगल थीटा बनाए और यहाँ पर वेलोसिटी वी नॉट हो, तो आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बता दो। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इतनी डिस्टेंस को आप y मान लो, ये इतनी डिस्टेंस को आप x मान लो, और ये इस लेंथ को आप l मान लो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, बताइए सोच के।
x की वैल्यू तो चेंज होगी जैसे जैसे रिंग आगे जाएगा, x की वैल्यू चेंज भी होगी, डिक्रीज होगी। इस लेंथ की वैल्यू भी चेंज होगी जैसे जैसे रिंग आगे जाएगा, इस लेंथ की वैल्यू यानी जो l है वो छोटी होती चली जाएगी। बट ये जो y है ये चेंज नहीं होगा, ये तो इस वायर और इस पुली के बीच का गैप है, पुली फिक्स है, वायर भी फिक्स है, तो y की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो y हम हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। अब इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डायरेक्ट करें 2x dx by dt, अभी किया ही था पिछले वाले क्वेश्चन में। y कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 2l dl by dt, फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। x अब आपको समझना है यहाँ पे dx by dt क्या होगा, सोच के बताइए। dx by dt x को कवर करने का जो रेट, वही तो वेलोसिटी v नॉट होगी, बट x टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस v नॉट। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। dl by dt क्या होगा, इंटरेस्टिंगली ये हमें समझना है। से मान लीजिए यहां केवल धागा इस तरह से हम पकड़े रहे और ऐसे धागा गया, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस धागे को अगर हम इस तरह से ऐसे धीरे धीरे छोड़ें तो जितना धागा आगे जाएगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आएगा। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों सेम होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एल ही हमारा बेसिकली v है। तो यहां से dl by dt ही हमारा v होगा और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, और ए एल भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको माइनस कर देते हैं, फाइनली माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट x बाई एल, और फिगर में आप देख के बता सकते हैं x बाई एल क्या होगा। देखिए x है हमारा आधार और l है हमारा कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण क्या होगा, आधार बटे में कर्ण होता है cos थीटा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये आएगा cos थीटा। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट cos थीटा, ये होगा हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा, एच सी वर्मा जी की बुक में भी ये क्वेश्चन गिवन है, दूसरी बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बार अगर आप इसको अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई होगी। इसमें दो घिरनी है, दो पुलीज हैं, और रस्सी इस तरह से गई हुई है, और इस वाले एंड और इस वाले एंड को पकड़कर नीचे की तरफ यू स्पीड से खींचा जा रहा है। तो इसको और इसको नीचे खींचेंगे तो किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा वही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए इसको हम दो मेथड से बताते हैं। आप क्या करो, पहले मेथड में इसको मान लो x, इसको मान लो y, और इसको मान लो आप l। सबसे पहले बताइए पाइथागोरस के थ्योरम से क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। जल्दी से बताइए इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है, एल चेंज होगा, ये ऊपर जाएगा तो वाई भी चेंज होगा, बट एक्स वो चेंज नहीं होगा। एक्स क्या है, इस पुली और दोनों पुली के मिड पॉइंट के बीच का गैप है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। अब इसमें अगर हम डेरिवेटिव करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये आएगा 2l dl बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल। अब देखते हैं y dy बाई डी टी क्या है। dy बाई डी टी ही हमारा इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वेलोसिटी होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। क्यों भाई, इस y को कवर करने का रेट ही तो v होगा, बट टाइम के रेस्पेक्ट में y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या लिखेंगे, प्लस v की माइनस v, माइनस v इज इक्वल्स टू l। अब हमें dl बाई dt देखना है, dl बाई dt l के चेंज होने का रेट ही हमारा ये u होगा, और l भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको भी माइनस u लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी u l बाई y। l बाई y देखते हैं क्या होगा, L है हाइपोटेनियस और Y है बेस, तो आधार बटे में कर्ण होता है cos थीटा, कर्ण बटे में आधार होगा sec थीटा, तो ये होगा u sec थीटा, दैट इज v इज इक्वल्स टू होगा u बाई cos थीटा, और ये होगा हमारा आंसर। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इससे भी आसान है, अगर आप समझ पाओ तो। मेथड नंबर 2 क्या है, इससे भी आसान है। देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, इसमें आपको x y मानने की, डिफरेंशिएशन भी करने की इवन उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा तो ब्लॉक की पोजीशन यहां होगी और रस्सी की पोजीशन ऐसे कुछ होगी। आप क्या करो, यहां से इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस पोजीशन से, इस पॉइंट से इस पुराने वाले रस्सी पे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये लेंथ अगर dy है
और ये एंगल तो थीटा था ही हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है, जब ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा तो ये इतनी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, अगर ये dy मीन्स इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा। तो अगर कोई लाइन ऐसे है और ये कोई दूसरी लाइन है, अगर इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और ये जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी हो, तो हम इस लेंथ को और इस लेंथ को आपस में इक्वल मान सकते हैं। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, इट मींस ये इतना एक्सेस लेंथ ही इधर चला गया। तो इस लेंथ को अगर हम dx मान लें, तो जो dx बाई dt होगा वही हमारा u होगा, और ये जो dy बाई dt है वही है हमारा क्या, v। तो हम यहां क्या करेंगे, dy में और dx में रिलेशन निकालेंगे। ये है dy, ये एंगल बन रहा है थीटा, इसका इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लें तो dy cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा dx। अब दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dy बाई dt इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर की बात करी जा रही है, तो थीटा की वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे। dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt हमारा v है, ये माइनस v लिखेंगे, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt हमारा u होगा, ये भी माइनस u होगा क्योंकि dx भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैंसिल हो गया, यहां से देखिए v की वैल्यू हमें मिलेगी u डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये भी बहुत ही आसान मेथड है। हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो, पर फिर से वीडियो को चलाकर देखना, ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है। इसको आप आगे बढ़ाओ, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये जो एडिशनल लेंथ हमें मिल रही है, इतनी एक्सेस लेंथ, इसी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वेलोसिटी होगी। तो dy में और dx में रिलेशन निकाल लो, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, dy बाई dt v हो जाएगा और dx बाई dt u हो जाएगा, और तुरंत आपको v की वैल्यू u के टर्म्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे।